नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का लखनवी अंदाज पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। उसका सारांश मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पाठ का सार क्या है। लखनवी अंदाज लेखक यशपाल जी की एक कहानी है, जिसमें पहले हम कहानीकार के बारे में पढ़ते हैं। कहानीकार यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके संपर्क में वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। यशपाल हिंदी के यशस्वी कहानीकार हैं। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत, चिंगारी, अभिशप्त, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी आदि हैं। उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यशपाल मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियाँ लिखी। उनकी कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की है। उनकी लखनवी अंदाज कहानी झूठी शान पर गहरा कटाक्ष है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। वे कल्पना और आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को अधिक महत्व देते हैं। यशपाल की भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यथार्थ शब्द का क्या अर्थ है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि यशपाल जी की जो भाषा है वह यथार्थ को प्रस्तुत करती है, और उनके जो उन्होंने अपने कहानियों में, अपने लेखों में यथार्थ को अधिक महत्व दिया है। तो यथार्थ शब्द का अर्थ है कि जो जीवंत होता है, यानी जो हम लगातार अपने समाज में देखते हैं, ठीक है, तो वो यथार्थ का मतलब होता है। और उन्होंने समाज से जुड़ी हुई कहानियाँ और लेख लिखे हैं। एक बार लेखक किसी भी कार्य से यात्रा कर रहे थे। लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा लेखक के पास अगले स्टेशन तक ही यात्रा करनी थी। लेखक को पास के आगे वाले जो स्टेशन है उस पर यात्रा करने के लिए जाना था। यद्यपि सेकंड क्लास के पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का और खिड़की के बाहर दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा, और वह सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गई। सबसे पहले यहाँ पर उनकी रेल यात्रा के बारे में बताया जाता है कि क्या सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास की रेल की टिकट ली थी। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे सफ़ेद पोश लखनवी नवाब थे। आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा सा विघ्न अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब रेल के अंदर जाते हैं लेखक, तो वहाँ पर सामने एक है कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक नवाब साहब बैठे हुए थे, और उनको देखकर क्या लगता है, वो जो लेखक जब अंदर आते हैं तो वो लेखक को देखकर अपनी आंखें चुरा लेते हैं, उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अब लेखक भी उनसे आंखें चुरा लेते हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा था, लेखक को लगा कि जब वो उस डिब्बे में आए तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लगता था शायद वो अकेले ही यात्रा करना चाहते थे, इसलिए किसी और का आना उनको अच्छा नहीं लगा।
अब नवाब साहब क्या था कि नवाब साहब अकेले बैठे हुए थे और उन्होंने 2 खीरे लिए हुए थे। खीरे जो काटने का तरीका बताया गया है, लेखक अकेले में बैठे-बैठे कल्पना करने लगा कि आखिर नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब वो खीरे रखे हुए हैं, खीरे के बारे में लेखक सोच रहा है कि जो नवाब साहब हैं वो खीरे लेकर क्यों आए हैं। और इतने में नवाब साहब ने उनसे खीरे खाने के लिए पूछा कि आप क्या खीरे खाएंगे। तो अब क्या है, नवाब साहब ने तौलिया झाड़ कर बिछा लिया, उस पर खीरे सजा दिए और उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धो लिया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिरे काटकर और उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से चाकू निकालकर उनकी फांकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। अब क्या किया नवाब साहब ने कि जैसे ही उनसे पूछा कि आप क्या खीरा खाएंगे, लेखक से उन्होंने पूछा, लेखक ने मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अब तौलिया बिछाया, झाड़ कर अच्छे से तौलिया बिछा लिया और दोनों खीरों को धोकर काटने लगे। ठीक है, तो अब उन्होंने खीरा काटना आरंभ किया और बहुत तरीके से वो खीरे को काटते चले गए। लेखक से उन्होंने दोबारा पूछा। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च भुर्क दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके हैं। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़े रहे। अब फिर लेखक ने दोबारा मना कर दिया कि नहीं, वे नहीं खाना चाहते। अब जो नवाब साहब थे कि खीरे पर उन्होंने नमक और मिर्च और मसाला जो अच्छे से बुरक दिया है। और नवाब साहब का अब आगे क्या करते हैं नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मूंद गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले से उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया और इस प्रकार एक खीरे को सूंघ कर उसका स्वाद लेते हुए वे खीरे बाहर फेंकते गए। अब क्या कर रहे हैं कि जो खिड़की है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं रेल के डिब्बे में, उसके बाहर एक खिड़की है और खिड़की में से जो नवाब साहब हैं वो एक एक करके खीरे को उठाते, उसका स्वाद महसूस करते और उसके जो खीरा जब अपने मुंह के पास, अपने होठों के पास ले जाते तो उनको क्या खाने की तलब उठती, लेकिन वो खा नहीं रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि उसको सूंघ कर उसको खिड़की से बाहर फेंके जा रहे थे और एक एक करके उन्होंने सारे खीरे जो हैं खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब सारे खीरे फिर बाहर फेंक कर उन्होंने तौलिया से हाथ और होठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। अब सामने कोई बैठा है और वो इतने तरीके से खीरा काटता है, उसको धोता है, पोंछता है और बहुत तरीके से उसको सजाता है, नमक मिर्च बुरकाता है उसके ऊपर और फिर एक एक सूंघ कर एक एक करके खीरे को फेंक देता है। अब लेखक के मन में विचार आया कि ये कैसा इंसान है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन नवाब साहब को लग रहा था कि ये रईसों का अंदाज है, ये खानदानी रईस इसी तरह से किया करते थे। तो लेखक को भी उनके इस तरीके के लिए सिर झुकाना पड़ा और मानना पड़ा कि ये शायद जो रईसी
खानदानी रईस होंगे। लेखक सोचने लगे कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा कि नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब लेखक जो है बैठे हुए सोच रहे हैं कि जो इंसान है शायद ख़ानदानी रईस होगा। तो इसी तरह से उन्होंने इस खीरे का स्वाद लिया और एक एक करके सारे जो खीरे हैं वो खिड़की से बाहर फेंक दिए और उसके बाद उन्होंने डकार भी ले ली। ठीक है, अब लेखक को लगा कि पता नहीं किस तरह का इंसान है, तो लेकिन अपनी बात को स्पष्ट करते हुए नवाब साहब बोलते हैं कि ये जो खीरा है बहुत लजीज होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन जो पेट में जाकर जो आंतों पर बहुत अधिक बोझ डाल देता है, मैदे पर बोझ बोझ डालता है, जिसके कारण से मैं इसको खाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब लेखक जिस कार्य के लिए आए थे सेकंड क्लास में, अब उनको वो अपना जो कार्य है संपूर्ण होता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें लगा कि अब वो इस कहानी, एक नई कहानी को लिख सकते हैं, क्योंकि उनको कौन मिल गए थे? नवाब साहब मिल गए थे। और नवाब साहब के रईसी अंदाज को देखकर उन्होंने इस कहानी की रचना की, जो कि आपको अभी पढ़ाई गई है, लखनवी अंदाज। और उसी कहानी की रचना उस रेल के डिब्बे में ही की गई थी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।